इसलिए हुई कि खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट थी कि हमारी जो शत्रु देश हैं उन्होंने हमारी करेंसी को कमज़ोर किया हुआ है। सुनिए, एक मामूली से एक यहूदी ने ये मलेशिया की पूरी इकोनॉमी को गलत कर दिया था। पूरी मलेशिया की हाई कोर्ट के अंदर जवाब, सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं दे पाई। एक यहूदी ने मलेशिया की अर्थव्यवस्था को गिरा दिया था, तुर्की की अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी। इन कांग्रेसियों को सिवाय रोने के अलावा कुछ नहीं है। गुजरात में सहकारी बैंक गुजरात का धन सफेद करने के लिए वो सारा नोटबंदी की गई, भ्रष्टाचार की गलत है। क्या है? कांग्रेस ने भ्रष्टाचार पैदा किया, भ्रष्टाचार की वजह से ही राजीव गांधी को जाना पड़ा। अगर ये भ्रष्टाचारी नहीं होते, अरे आप जाइए, आप जनता को समझाइए। जनता ने आपको नकार दिया है, आपका भ्रष्टाचार अस्वीकार्य है। बीजेपी आ गई। हम दूसरा टॉपिक, नोटबंदी के समय हमें बताया गया था कि इसके क्या क्या फायदे होंगे। आज वो सरकार नोटबंदी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहिए। ऐतिहासिक दौर है हमारे देश में कि इस समय इतनी बेरोजगारी है। 40 साल से आजम साहब ये कहते रहे कि भाइयों मुझे वोट दे दो, नहीं तो बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन 40 साल बाद जिससे ये हमें डरा रहे थे, जिससे रामपुर की आवाम को डरा रहे थे, वो जिन आज इतना बड़ा हो गया है कि वो इनको डस गया, इनके पूरे परिवार को डस गया। आज पूरा परिवार जेल में जाने की तैयारी में खड़ा है और ये खुद नहीं बच पा रहे हैं। आवाम को कैसे बचाएं? नहीं, अगर ये डिबेट करने का कोई तरीका नहीं है, मैं अगर ऐसा है तो मैं बोलना बंद कर देता हूं। आजम खां को कह रहे हैं कि खत्म किया, तो हमने यहाँ पर नवाबों की गुलामी को भी खत्म कर दिया, हमने यहाँ कांग्रेस को भी खत्म कर दिया। यहाँ है कौन? कोई नहीं है, कोई नहीं है टक्कर पे। ये तो भाई जो बात कर रहे हैं ये तो उन्हें मुद्दा बना रहे हैं। वो तो जो जैसे सांप को निकल जाता है लकीर को पिटते हैं। आप ये देखिए कि हमने भाजपा खत्म कर दिया। भाजपा ही भाजपा है। मोहर लगा दी, बिल्कुल मोहर लगा दी। ये सब चीजों को नेस्तनाबूद कर दो। यही बात आजम खां कहते थे कि मैं नूर महल की ईंट से ईंट बजा दूंगा। कि सरकार दिल्ली से चलती है। उत्तर प्रदेश के योगी जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि कम से कम अभी उन्होंने अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखा है। आगे 8 साल से भाजपा की तो सरकार है और यहाँ पे भी अगर चलिए, यहाँ एमएलए नहीं थे, बिलासपुर में एमएलए थे, शाहबाद में एमएलए थे। कितना विकास बिलासपुर में हो गया, कितना रोजगार मिल गया। के फूल को वोट दिए हमारी बी टीम है। क्या कह रहे हैं? बहुत बड़ा दे रहे हैं आप। नहीं, मैं ऐसी पार्टी को वोट दे ही नहीं सकता। आपने वोट जब नहीं दिया तो यहाँ वोट डाल हमें आप खिलाड़ियों की भूमिका में नहीं है। सरकार बने अंपायर जब होंगे, जब हम सरकार में होंगे। अभी हम सरकार में आए कब है? अभी रामपुर में पैकिंग बदला है। अभी नमरूद और फिरौन की बात की इन्होंने। में 40 साल से जो विधायक थे उन साहब ने जितनी फैक्ट्रीज थी वो सारी बंद करा दी थी। हम आपकी बात मान लेते हैं कि आजम खान ने सारी फैक्ट्री बंद करा दी, तो क्या भाजपा अब फैक्ट्री लगा देगी बहुत जल्द? नहीं, फैक्ट्री चलाने की पूरी कोशिश करी जाएगी। चलाने की कोशिश, रोजगार की आस रखें अभी। बिल्कुल रखें। जब भाजपा की सरकारों का विरोध कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आग बंद करके बैठे रहते हैं। तो जिनके कहने से यूक्रेन में युद्ध रुक जाता है, उनके कहने से विधायक नहीं बैठ पाया। उनकी जब बर्थडे में बच्चों को बुलाते हैं तो उनको आते हैं तो उनको हम जाते समय कुछ गिफ्ट देते हैं। तो मोदी जी ने वो रिटर्न गिफ्ट जो है वो केजरीवाल जी को दिया है। तो मानते हैं कि इस बार ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा लेके निकले हैं, लेकिन पूरा देश कह रहा है कांग्रेस छोड़ो यात्रा है। अब जो है जरूरी है, इससे लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। मैं अब कल को चेयरमैनी का चुनाव लड़ने की सोच रहा हूं, लेकिन डर रहा हूं कि अगर इस तरह का इलेक्शन होगा तो मैं चेयरमैनी लड़ूं या नहीं। मेरी आस्था लोकतंत्र में कमजोर हो रही है। मेरे साथ साथ और लोग भाजपा ज्वाइन कर लीजिए। नहीं, क्यों कर लीजिए? ऐसे देखिए, मैं भाजपा ज्वाइन से लोग आ रहे हैं। जिस दिन भाजपा अंकिता और बिल्किस बानो के बलात्कारियों का सम्मान करना छोड़ देगी, मेरा किसी से भाई क्या मुलायम। नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका जादू चला, उनका मैजिक चला। लोगों की हिमाचल में तो नहीं चला, देखिए जहां पर दिल्ली में तो नहीं चला। उन्होंने फोकस किया था, उन्होंने गुजरात तो दिल्ली फोकस नहीं किया, हिमाचल फोकस नहीं किया। हिमाचल और दिल्ली में दूसरे लोगों को लगाया गया। क्यों? लेकिन हमने रामपुर में चुनाव जीते हैं, पूरे देश में ऐसा ही होगा। सारी हमारी ऐसा ही होगा, वेल प्लान्ड, जैसे रामपुर में हुआ। बिल्कुल वेल प्लान्ड। ये भाजपा बड़ी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। यहाँ 4 साल से 5 बार चुनाव लड़ाने वाला डॉक्टर तनवीर जो नेता था उसको आपने कार्यकर्ता बना दिया। क्या ये बताओ, आजम खान ने किसी हिंदू को टिकट दिया? हाँ, क्यों नहीं दिया? कहीं नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। आप मुसलमान को टिकट घनश्याम लोधी को एमएलसी बनाया ना एमएलसी। अच्छा एक सेकंड, तो मोहसिन रजा को क्या एमएलसी नहीं बने? सवाल जो पूछा, एक सेकंड, आपने जो सवाल पूछा इनसे, वो ये पूछा कि चुनाव कैसे कराएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ, क्या ये चुनाव आयोग हो गए? नहीं, ये तो कह रहे हैं ऐसे कराएंगे। हाँ, तो फिर रामपुर में तो बात ही खत्म है। ऐसी अब चुनाव नहीं कराने की जरूरत है। ये चुनाव आयोग भी यही है।
देखो आप भी चुनाव आयोग हैं। कितनी अच्छी बात करते देखें, हैं जो ये। डिसिप्लिन होता है, अनुशासित होता है, संयम रखता है, सहनशीलता सबको होती है, सर्टिफिकेट बांटते हैं। वही लोग अब चुनाव कराने आयोग की भी होते कोई हैं जरूरत नहीं और है। वोटर भी चुनाव होते हैं। आयोग कराने की जरूरत नहीं, एक संवैधानिक संस्था को ये कह रहा है अब वो काम भी हम कराएंगे। तो अब तो बात ही खत्म हो जाती है। मानने के अब तो- निकाय चुनाव नहीं, निकाय चुनाव को सीधे बुलाएं, बीजेपी कार्यालय में सबको बुलाएं और सबको सर्टिफिकेट दे दें। सर्टिफिकेट दे दें कि आप इस दे पार्टी के, दिया। आप इस पार्टी के, इस सबको पार्टी के। सर्टिफिकेट दे दिया। नगर पालिका यहाँ से हर सीट हम जीतेंगे, ये हमारा अगर certificate। डीएम साहब इसका संज्ञान लें और इनके खिलाफ मुकदमा कायम करें। बिल्कुल, बात करते हैं यहाँ पे निजामी साहब। हमारे हौसले हैं, हम वोट से जीतेंगे। वो कह रहे हैं कि आप चुनाव आपने कह दी सबको हम सर्टिफिकेट देंगे। देखें, बिल्कुल हम चुनाव आयोग भी आप हो गए अब तो। हमारे जिला अधिकारी महोदय से, जैसे इन्होंने कहा संज्ञान लें, बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए। हमारे हौसले बहुत बुलंद हैं, हम डरते हर नहीं हैं आप? सीट जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? लेकिन लगे चुनाव है, चुनाव हो ले भाई। एक बात बताइए, ये आपने पत्रकार बुलाए, ये आरएसएस के प्रचारक बुलाए? मुझे तो इनकी बातों में ये लगता है आरएसएस के प्रचारक से पकड़ के लाए हैं। ये आतंकवादी है, ये आतंकवादी है, ये फंडामेंटलिस्ट है, ये देवबंद के प्रचारक है, ये देवबंद की कट्टर प्रचारक मुझे लग रहा है। भाई, ये अभी तक कितनी बात कर रहे हैं। अरे आपने ये भी भाजपा, ये आरएसएस प्रचारक। हम लोगों को हम लोगों को बोलने का मौका भी नहीं देते, ये हम लोगों को बोलने का मौका भी नहीं देते। अरे आरएसएस के प्रचारक है तो साफ कहिए आरएसएस के प्रचारक है। डर किस बात का है आपको? आपको एक्सपोज कर रहा हूं मैं। आप आरएसएस के प्रचारक हैं। आप अगर आरएसएस के प्रचारक हैं तो खुलकर कहिए आप आरएसएस। अरे डर क्यों रहे हैं आप? अब डर क्यों रहे हैं आप आरएसएस के प्रचारक? आप अगर आरएसएस के प्रचारक तो खुल के कहिए। कट्टरपंथी, ये तबलीगी जमात जैसे कट्टरपंथी संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये राजनीतिक इन्होंने लबादा ओढ़ रखा है, ये आतंकवाद अलगाववाद फैला रहे हैं, ये समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। हम ओवैसी वाले हैं जो संविधान की बात करती है, देश में संविधान का राज लाना चाहती है। अगर उसको ये आतंकवाद कहते हैं, हम ओवैसी वाले हैं, संविधान वाले हैं, जय भीम जय मीम वाले हैं। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल निकाय चुनाव हो लेकिन फेयर हो, इस तरह के चुनाव ना हो। हम ये चाहते हैं लगे जनता को कि हम वोट देने जा रहे हैं, हमारे मत का अधिकार हो रहा है, हमें मिल रहा है। ऐसा ना हो कि 200 मीटर पे पुलिस खड़ी हो, हमें पर्ची पूछे, वहीं फाड़ के फेंक दे, आधार कार्ड फाड़ के फेंक दे। चुनाव लगना चाहिए। लोकतंत्र की हत्या अराजकता की तरफ देश को ले जाएगी। नई नस्ल इससे आस्था खो बैठेगी, देश जाएगा कहाँ पे? चलिए हम यहाँ आती हैं कि उसकी बी पार्टी है। हम ये कहते हैं कि कांग्रेस ने शिवसेना को अपने साथ ले लिया, जो उसकी भाजपा की बी पार्टी थी। उस सब के बावजूद अगर आप नहीं जीत पा रहे हैं तो ये बी और सी जो ये पार्टियों ने एक नई संस्कृति बना ली है कि आप हमें डबल और ट्रिपल इंजन दोगे तो हम विकास करेंगे। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। नगर पालिका में अगर किसी छोटी पार्टी की भी सरकार है तो उसको विकास करके दिखाना चाहिए। ये नहीं हो अगर किसी नगर पालिका में केंद्र में एक पार्टी की सरकार है, जैसे पहले दिल्ली में था, तो वो हमेशा बहाना बनाते थे कि साहब केंद्र सरकार रोड हटा रही है, तो प्रदेश वाले को अपना कार्यशैली से उसका विकास करना चाहिए। ये बहाना नहीं बनाना चाहिए डबल और ट्रिपल मानते हैं सरकार। कि ये गलत है, ये इस तरह ये का बिल्कुल गलत है, ये गलत संस्कृति है। जहां आप चुनाव मत लड़िए, जब आपको पता केंद्र में दूसरी पार्टी की सरकार है या प्रदेश में दूसरी पार्टी की सरकार, तो मत लड़िए अगर आप विकास नहीं कर सकते। आज हम इस डिबेट में लेकर आए हैं रामपुर पर चर्चा है। रामपुर के साथ साथ पूरे देश पर भी चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ समाज सेवी और मुस्लिम महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष फरत साहब। और मैं परिचय एक बार करा देता हूँ अपने साथ जो लोग मेहमान हैं। और दूसरे हमारे साथ हैं उमेश दुबे जी, जो काफ़ी समाज सेवी रहे हैं और उन्होंने कई मज़दूरों के लिए काफ़ी काम किया है और रजत टेक्सटाइल के कई मुद्दे इन्होंने उठाए हैं। तीसरे हमारे साथ हैं परवेज़ निजामी साहब, ये अपने धर्म का मुस्लिमों का काफ़ी पक्ष रखते हैं और उनकी बात करते हैं। सरकार किसी की हो लेकिन उनका हक रहता है कि मैं उनके हक के लिए बात करूं। साथ में हमारे साथ हैं डॉक्टर अजीम इकबाल साहब, ये भी हमारे अजीम नकवी साहब, ये भी हमारे साथ हैं और ये भी बात रखेंगे कि समाज में किस तरीके से आज चल रहा है और क्या माहौल है आज देश का। हमारे साथ रिसालत खां भी हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि क्या माहौल जो आज उत्तर प्रदेश में आजम खां के गढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी की सीट आई है उससे देश में क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही हमारे से एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं एजाज साहब, उनसे भी हम जानेंगे कि देश जो है वो 24 की तरफ जा रहा है और देश में जो आज रामपुर में आजम खां की सीट पर पूरे देश की नज़र थी और वो आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चली गई है। चलिए हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फरत अली जी से। देखें, पहला तो जो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट जीती है, सभी भारतीय जनता पार्टी और रामपुर वासियों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मुसलमान की जो यहाँ पीड़ा है उसको मैं बताता चलूँ एक शेर के ज़रिए। जो मुसलमानों की पीड़ा है कि तमाम उम्र कटी इस नादानी में,
तमाम उम्र कटी इस नादानी में अपने अक्स को मुसलमान तलाशता रहा खोलते पाने में एक बेवकूफ़ आदमी को 40 साल तक रामपुर की जनता ने वोट दिया और उसकी बेवकूफ़ियों से यहाँ का मुसलमान बड़ा परेशान रहा, बेरोज़गार रहा। लेकिन आज उसने राष्ट्रवाद का, समझदारी का परिचय देते हुए जो है वो यहाँ की सीट जिताई। मैं कहूँगा कि यहाँ पर मुसलमान ने सीट नहीं जिताई बल्कि अच्छे प्लान ने भारतीय जनता पार्टी की सीट जिताई है। चलिए इसी पर हम आपसे बात कर लेते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी रामपुर में शहर सीट पर 45 साल कहेंगे समाजवादी के पास थी और उसको अपने पाले में लाने के लिए कामयाब हुई है और यहाँ पर आकाश सक्सेना भारतीय जनता पार्टी से जीतकर कमल खिलाने का काम किया है। क्या मानते हैं कि जो इस बार माहौल रहा तो उससे जो मुस्लिम मतदाता है उस पर क्या असर पड़ेगा और समाजवादी पे क्या असर पड़ेगा और आज़म खान पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, मैं ऐसे व्यक्ति की तो बात नहीं करूँगा जो अपने मत का अधिकार खो चुका है, जिसने अपनी सब कुछ खो दिया। लेकिन मुसलमान पे ये असर पड़ेगा कि वो अब मिलजुल कर रहेगा। यहाँ पर मुसलमानों के मिलने पर पाबंदी लगा रखी थी इस शख्स ने। अब मुसलमान इस शख्स की पाबंदी से आज़ाद हुआ है और मुसलमान अच्छा सोच रहा है, अच्छा देख रहा है। और मुसलमानों की तो मैं कहता हूँ बात ही मत करो, यहाँ पर रामपुर वासियों की बात करो। रामपुर वासी बहुत अच्छे तरीके से महसूस कर रहे हैं कि विकास होगा, काम होगा और जो ये फ़िरका परस्ती थी इसमें कमी आएगी। आइए हम इसमें उमेश दुबे जी से ही पूछ लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 45 साल में पहली बार यहाँ कमल खिला पाई है, क्या मानते हैं आप, किस रूप में देखते हैं? मैं 45 साल नहीं कहूँगा, क्योंकि इससे पहले मैं ये कहता हूँ कि आज़ादी के बाद जितने भी चुनाव रामपुर विधानसभा में हुए हैं उन सब विधानसभा के चुनाव को आप देखें तो पहली बार यहाँ इतिहास रचा है भारतीय जनता पार्टी ने कि ये सीट जो हमेशा से यहाँ पर पहली बार कोई भाजपा का विधायक बना है। तो मैं भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक आकाश सक्सेना जी को बधाई भी दूंगा आज के दिन। लेकिन आज एक विचारणीय दिन भी है कि हम जा कहाँ रहे हैं। हमें देखना पड़ेगा कि हम कौन सी राह चुन रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को, योगी जी को मैं मानता हूं कि वो भी देश बनाने की तरफ अग्रसर है। सवाल यह है कि वो सरकार बनाने पे जितना ध्यान देते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी जो पदयात्रा निकाल रहे हैं वो देश बनाने के लिए है, वो भाईचारा कायम करने के लिए है, वो नफरत मिटाने के लिए है। भारतीय जनता पार्टी जब से शासन में आई है तब से एक बात जरूर है कि वो उसने अभी गुजरात का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने 27 साल के शासन में क्या किया, बजाय उस चीज़ को गिनाने के लिए उसने फिर एक बात कही कि हम सबक सिखाएंगे, हमने सबक सिखाया है। ये सबक सिखाने की और सबक सीखने की जो बातें हैं, ये नफरत भरी बातें जो हैं, अब इनको ख़त्म करना चाहिए और हमें देश को आगे लेके बढ़ना चाहिए। और देश जो बढ़ेगा आगे वो बढ़ेगा भाईचारे से, एक आपसी मेलजोल से। आज आकाश सक्सेना जी जीते हैं, बहुत बहुत बधाई उनको। और हम ये चाहेंगे कि जो शिकायतें दूसरों से थीं, अब आकाश सक्सेना जी, भारतीय जनता पार्टी उन शिकायतों को दूर करेगी और जैसा उन्होंने वादा किया है कि हम यहाँ पर इंडस्ट्री लगाएंगे, हम यहाँ का विकास कराएंगे, यहाँ रोजगार पैदा करेंगे, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए 4.5 साल में कि हनी जी इस काम को करेंगे। और जहाँ बात रही आजम साहब की, आज जो हश्र इस चुनाव में खासकर मुसलमानों के जो वीडियो रिलीज हुए हैं उस पर मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि जिस तरह से इस चुनाव को लड़ा गया है वो चिंतनीय है भारतीय लोकतंत्र के लिए। चलिए अभी इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। हम इस पर ही एक रिएक्शंस ले लेते हैं निजामी साहब का। जी परवेज निजामी साहब, क्या मानते हैं आज जो चुनाव हुआ है और भारतीय जनता पार्टी जीती है, किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, जीत हुई जैसे भी हुई, यकीनन समझ रहे हैं आप, जैसे कहा हमारे उमेश जी ने कि मुझे तो लोकतंत्र की चिंता हो गई। देखिए, जीत हार अलग चीज़ है, मुबारक हो जीत, लेकिन लोकतंत्र हारा है। जिस तरह की जीत हुई, अगर इस तरह की जीतें होंगी,
कल दूसरी सत्ता आई है। देखिए मैं, आप जानते हैं ना, तो मैं, मेरा ताल्लुक समाजवादी से है, ना मेरा ताल्लुक भाजपा से। और बल्कि मैं तो अजीब बात बता दूं, सन 2014 से पहले जब कोई भाजपा की, आरएसएस की कोई बुराई करता था, तो उमेश जी, मैं लोगों को समझता था ये लोग राजनीति के लिए ऐसा इनको बुरा कहते हैं। मैं समझता था ये लोग इतने बुरे नहीं होंगे। मैं समझता था ये सिर्फ कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत बातें जो करते हैं, ये सिर्फ राजनीति के लिए। ये जब सत्ता में आएंगे तो बहुत अच्छा शासन देंगे। आपको याद होगा सन 2010 में रामदेव आए थे रामपुर में, मैंने उनके स्टेज पे गया था और मैंने उस स्टेज को शेयर किया था। बहुत से लोगों ने मुझे बुरा भी कहा था, लेकिन बड़े दर्द के साथ कह रहा हूँ कि भाजपा ने इन 8 सालों में ऐसा क्या किया है कि हम, देखिए हम भी मुसलमान, हमारे साथ तो बड़ी विडंबना हो गई। अगर हम मुसलमान की बात करते हैं तो लोग इसको सांप्रदायिकता समझने लगते। भाई हमारी कौम भी तो इस मुल्क की उतनी ही नागरिक है। अगर हमारी कौम तरक्की नहीं करेगी, अगर उसके साथ कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अगर बिल्किस बानो मेरी भी तो बहन है, अंकिता भी तो मेरी बहन है, हम दोनों के लिए बराबर का दर्द रखते हैं। अगर इसको हम कहते हैं तो लोग इसको सांप्रदायिकता समझने लगते हैं, जबकि हम अपने अधिकारों की, संवैधानिक अधिकारों की बात अगर संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं तो ये सांप्रदायिकता कब है? अगर हाँ अपनी कौम को हम भड़काएं दूसरी कौम के खिलाफ तो यकीनन हम गलत हैं। तो हमारे साथ तो बड़ा दर्द हो चुका है। अब मैं ये चाहूँगा, हनी जी ने जो वादे किए हैं, स्वागत है, आप जीत गए, अल्लाह आपको मुबारक करे, हमारी दुआएं। और मैं चाहूँगा उनको मौका देना चाहिए, एकदम हम उनको एतराज़ नहीं करें। जो उन्होंने वादे किया, हमें उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह यहाँ रोज़गार लगाएंगे, और अगर रोज़गार लगाएंगे तो बेशक यहाँ के युवा को बहुत फ़ायदा होगा। हम उसका वेलकम करते हैं। और हमारी अगर साथ की ज़रूरत पड़ेगी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, क्योंकि मेरे शहर का विकास होगा तो मेरे देश का विकास होगा, मेरे अपनों का होगा, तो हम इसमें उनको मुबारकबाद देते हैं और साथ देंगे। आइए यहाँ पर हमारे साथ और हमारे साथी भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी, आपका क्या मानना है जो बीजेपी की सीट आई है इस बार? मैं पहले तो रामपुर वासियों को सबको बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हूँ कि भाजपा ने जो सपना देखा था कि हम वहाँ की सीट जीतें जहाँ हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे, तो आज वो सपना हमारा पूरा हुआ है और भाजपा ने यहाँ रामपुर की सीट को जीता। अब बड़ी बात यह है कि जो भी चुनाव होता है तो चुनाव में किसी को कुछ नाराज़गी भी होती है, अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, लेकिन चुनाव के रिज़ल्ट आने के बाद हम जीतने वाले लोग हैं। हम सब लोगों से ये कहते हैं कि जो हुआ पिछला उसे छोड़ें, अब आगे की राजनीति के बारे में सोचें, जो समस्याएं हैं अब उसके लिए सोचें, रामपुर के विकास के लिए सोचें और रामपुर के आगे की तरक्की के लिए सोचें। पुरानी बातों को अब छोड़ दें। चलिए कोई बात नहीं, आज हमारे साथ और भी हैं, हम उनसे जान लेते हैं। जी, आपका क्या कहना है? रामपुर जो भी होगा सब कुछ अच्छा ही होगा साहब, हमने तो ये सोचा सभी कुछ अच्छा होगा रामपुर में। अच्छा होगा जी, सभी कुछ अच्छा होगा। हमारे साथ सीनियर पत्रकार हैं एजाज साहब, उनसे हम इस पे ले लेते हैं कि सब लोग कह रहे हैं कि हनी साहब जीते हैं तो विकास होगा। आइए इनसे भी जान लेते हैं कि ये किस रूप में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो आपके दूसरे सम्मानित सदस्यों ने कहा, मैं उस पर बता दूं कि ये जीत कोई अप्रत्याशित जीत नहीं है। पूरे विश्व में राष्ट्रवाद की आंधियाँ चल रही हैं, अमेरिका हो, यूरोप हो या एशिया महाद्वीप हो, तो ये देर सवेर होना था। इस आंधी में कोई भी विरोधी ठहर नहीं पा रहा है और रामपुर में भी वही एक परिणाम हुआ, जो राष्ट्रवाद के विरोधी थे वो समाप्त हो गए। मुझे नहीं लगता अब दोबारा वो सर उठा पाएंगे। और हम इस राष्ट्रवाद पे क्यों ना गर्व करें, जब कर्नल नासिर बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं फ़िरौन की औलाद हूँ और यहूदियों को हज़रत मूसा की औलाद बता के लड़ाई लड़ने की बात कहते हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात थी, लेकिन फिर भी उनको फ़िरौन की औलाद होने पे गर्व था। ये अरब नेशनलिज्म था। आज़म खान ने भी कहा कि मैं अपने चुनावी भाषण में कि मैं फ़िरौन हूँ। देखिए, वो फ़िरौन एक बहुत ही खलनायक है। नमरूद और फ़िरौन जिस तरह से रावण और कुंभकर्ण होते हैं, तो वो एक, वही मैं कह रहा हूँ कि इतने बुरे व्यक्ति को अपना पूर्वज बताना और बड़े गर्व से कहना और एक पैगंबर को, संतानों को अपना विरोधी बताना और लड़ना, यही भी चीज़ हम ईरानियों में देखते हैं। वो कहते हैं कि हम 3,000 साल से ईरानी हैं। यही बात हम पठानों में, पश्तूनों में देखते हैं। वो कहते हैं 2,500 साल से हम पख्तून हैं, मुसलमान तो 1,400 साल से हैं। तो हम हिंदू होने पर क्यों ना गर्व करें? हमें इस बात पर गर्व करना चाहिए। अब कुछ मुसलमानों को ये नाराज़गी होगी कि साहब हम चाटुकारिता करते हैं और हमारी चाटुकारिता से क्या सारी समस्याएं हल हो जाएगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मुसलमान और सनातन समाज के बीच में खाई इतनी ज़्यादा बड़ी है कि ये खाई 2-4 साल में नहीं, इसके लिए तो दशकों लग जाएंगे, लेकिन एक शुरुआत करनी चाहिए। और दूसरी चीज़, हमेशा ये याद रखना चाहिए, किसी भी कमज़ोर, किसी भी दुर्बल को कोई ताकतवर बराबरी का दर्जा नहीं देता। जब तक आप ताकतवर नहीं बनेंगे, जब तक आप सक्षम नहीं बनेंगे, कोई भी ताकतवर इंसान आपको बराबरी का दर्जा नहीं देगा। तो दूसरी बात होती है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की, आप जानते हैं कि लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और हम ये देखते हैं कि उनकी नीयत अच्छी है या नहीं है। ये फुटप्रिंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इंडस्ट्री लगाने में तो 15 से 20 साल लगेंगे, पर इससे भी ज़्यादा लग सकते हैं। लेकिन अगर अच्छा फुटप्रिंट ले आए वो 2-3 साल में, तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुधर जाएगा। चलिए, अब हम एक नए टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ हैं फरवत साहब
कि हनी साहब ने अपने चुनाव में, हनी सक्सेना जी ने, हमारी शुभकामनाएं हैं वो जीते हैं और हमें लगता है कि रामपुर का विकास भी होगा। लेकिन जिस तरीके से हनी सक्सेना जी ने अपने चुनाव में लोगों से कहा कि मैं आप 8 तारीख को मुझे जिताकर भेजिए, 9 तारीख को मोदी जी ने कहा है कि मैं यहाँ पे उद्योग लगा दूंगा, फिर उन्होंने कहा कि साहब मैं रिक्शा वालों को, आज हम सुन रहे थे, चर्चा कर रहे थे कुछ लोग उनकी जीत में ही, कि उन्होंने रिक्शा वालों से भी वादा किया है कि साहब वो उनको चार्जिंग के लिए बिजली फ्री देंगे, उनकी रिक्शा की सर्विस 1 महीने फ्री कराएंगे। तो क्या आपको लगता है कि ये सब हो पाएगा? जी, मैं उनके हौसलों को सलाम करता हूँ कि और उनके नज़रियात को कि कम से कम हमें हौसलामंद, अच्छे नज़रिया रखने वाला युवा नेता मिला है कि वो फैक्ट्री देने की बात कर रहा है। और जहाँ आपने कही कि रिक्शा वालों को चार्जिंग फ्री देंगे, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। लाजमी सी बात है कि उनके चार्जिंग स्टेशन बना दिए जाएं, सरकार बना सकती है और वो रिक्शा वाले अपने आसानी से ई रिक्शा को चार्ज कर पाएँ। तो मैं हनी जी की जो जज्बा है काम करने का, उसको सलाम करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपने जज्बे पे खड़े उतरेंगे। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि हम रोज़गार लाएंगे, तो क्या रोज़गार महज 1 आध साल में, 6 महीने में, 4 महीने में, 2 महीने में लग सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो देश की सरकार है वो स्वदेशी पर डिपेंड कर रही है और लोगों को नज़र नहीं आ रहा है। जब से बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ ख़त्म हुई तो लोगों ने छोटे छोटे रोज़गार शुरू किए और आज छोटे छोटे रोज़गार लघु उद्योग के रूप में पनपे हैं, बड़े हैं। आज जो है वो रोज़गार हम लोग, मतलब आम आदमी, रोज़गार लेने वाला नहीं, मांगने वाला नहीं, बल्कि देने वाला बना है। और बहुत जल्द ऐसा होगा कि एक क्रांति होगी, गांव में भी रोज़गार होगा, शहर में भी होगा, गली में भी होगा, कूचे में भी होगा। और जो हमारी भारतीय संस्कृति पहले से रोज़गार सहित रही है, वो रोज़गार सहित रहेगी। मतलब आप मानते हैं कि हनी सक्सेना जी के जीतने से रामपुर में रोज़गार मिलेगा? देखिए, बिल्कुल हनी जी के जीतने से रोज़गार तो मिलेगा, हौसला मिला है, प्यार मिला है, मोहब्बत मिला है, अमन बढ़ेगी, चैन बढ़ेगा। तो बिल्कुल ये सही बात है कि रोज़गार भी, जब हम चैन और सुकून से रहेंगे, एक से रहेंगे, तो रोज़गार खुद ब खुद बढ़ेंगे। आइए यहाँ पर हमारे साथ उमेश दुबे जी, इनसे जान लेते हैं कि जो वादे उन्होंने किए हैं हनी सक्सेना जी ने चुनाव में, क्या वो पूरे हो पाएंगे रामपुर में? देखिए राजीव जी, आज हनी साहब जीते हैं और उन्हें जीत का सर्टिफिकेट लिए हुए कुछ घंटे हुए हैं। आज ये बातें करना मैं समझता हूँ अभी गैर मुनासिब है। उन्हें काम करने का भरपूर अवसर हमें देना चाहिए, नंबर 1 बात। अब जहाँ अभी मेरे काबिल दोस्त ने, फरज साहब ने अभी कहा कि छोटे छोटे उद्योग लग रहे हैं, बड़े उद्योग बंद हो रहे हैं और बड़े लोगों को रोज़गार मिल रहा है, तो मैं 25 साल से मज़दूरों के बीच में काम कर रहा हूँ। मज़दूर की क्या हालत है आज, शायद हमसे बेहतर, हम जैसे काम करने वालों लोगों से बेहतर शायद कोई नहीं जान सकता। आज मज़दूर की हालत ये है कि जब वो किसी इंडस्ट्री में काम करने जाता है तो एक कंपलसरी होता है कि उसका ईपीएफ और उसका ईएसआई कटना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जहां 500-500, 1000 आदमी काम कर रहा है, वहां 10-10, 20-20, 50-50 लोगों के ईपीएफ ईएसआई काटे जाते हैं और फर्जी बिल तैयार करके उनकी खाना पूर्ति की जाती है। इस चीज़ को हर अधिकारी जानता है। लेकिन अगर हमारे पास हम किसी कंप्लेंट करें कि भाई तू आजा हमारे पास और हम तेरी कंप्लेंट करते हैं, हम तुझे इंसाफ दिलाते हैं, तो जैसे ही उसकी कंप्लेंट अधिकारी के पास जाती है, अधिकारी तुरंत उसको इंडस्ट्री के अधिकारी को बताता है और उसको कह दिया जाता है कि तुम बाहर जाओ। जो तुम्हें डेली उसे 200-300-400 रुपए का वो काम कर रहा था, वो उससे भी चला जाता है। तो वो हमारे हाथ जोड़ता है कि नेताजी माफ़ करो आप। तो मानते हैं कि आप उसकी शिकायत, उसके हक की शिकायत करते तो उसे निकाल दिया जाता है कारोबार से? कहीं आप, ये मैं कोई अनोखी बात आपको नहीं बता रहा हूँ, ये कोई ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस है। आप किसी भी फैक्ट्री में चले जाइए और फैक्ट्री में जाने के बाद वहाँ के कर्मचारियों की हालत देखिए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात मैं कहना चाहूँगा कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात मेरे काबिल दोस्त कर रहे हैं, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताऊं कि जिस समय नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी के समय हमें बताया गया था कि इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे। आज वो सरकार नोटबंदी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। क्यों बात नहीं करना चाहती? हमारी 2 तरह की अर्थव्यवस्था है इस देश की, एक फॉर्मल है और एक इनफॉर्मल है। हमारा जो ग्रामीण उद्योग था, हमारा जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योग थे, ये सारा काम कैश में करते थे।
हम बहुत अच्छे ढंग से कहते हैं कि साहब हमें मतलब टैक्स आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है टैक्स। टैक्स क्यों लेती है गवर्नमेंट? टैक्स इसलिए लेती है कि उद्योगों से टैक्स लें और फिर उनको हम उद्योगपतियों को छूट दें और उद्योगपति नए उद्योग लगाएं और नए उद्योग लगा के नया रोजगार जनरेट हो। लेकिन ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर जो ग्रामीण रोजगार है, जो हमारे छोटे छोटे ग्रामीणों में मेंथा फैक्ट्री कोई लगाए हुए, कोई जाली बनाने की फैक्ट्री लगाए हुए, कुछ आटा फ्लोर मिल लगाए हुए, इस तरह के तमाम छोटे कोई मेंथा फैक्ट्री लगाए, ऐसे छोटे छोटे उद्योग जो हमारे होते थे, इनमें रोजगार होता था और उसका सारा पगार वगार सारा उसका कैश लेन देन सब कैश में चलता था। आप मानते हैं कैश बंद हुआ तो रोजगार पर प्रभाव पड़ा है? उससे क्या होता था, टैक्स तो नहीं जाता था उससे, लेकिन टैक्स लेते क्यों है सरकार? टैक्स इसलिए लेती है कि जनरेट करे। उस समय पैसा आ रहा था, पैसा और नए कामों में लग रहा था, बिल्डिंगें बन रही थी, काम बन रहा था, सड़क बन रही थी, रोजगार भरपूर था। और आदमी को इतनी बेरोजगारी इस इतिहास में, इतिहास के दौर में, ऐतिहासिक दौर है हमारे देश में कि इस समय इतनी बेरोजगारी है। मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगा, आज रामपुर को एक सोच एक रामपुर में नई डेवलप हुई है। वो सोच ये डेवलप हुई है कि पिछले 40 साल से आजम साहब ये कहते रहे कि भाइयों मुझे वोट दे दो नहीं तो बीजेपी जीत जाएगी। 40 साल मुसलसल इनको वोट देते रहे। आजम साहब ने अगर किसी को भी खड़ा कर दिया, चाहे नगर पालिका में खड़ा कर दिया, लोकसभा में खड़ा कर दिया, विधानसभा में खड़ा कर दिया, जिसके गले में आजम साहब ने समाजवादी का टिकट डाल दिया, वो उसे रामपुर की आवाम ने कामयाब कर दिया। तो मानते हैं इस बार आजम खान साहब? मेरी बात पूरी हो जाए। लेकिन 40 साल बाद जिससे ये हमें डरा रहे थे, जिससे रामपुर की आवाम को डरा रहे थे, वो जिन आज इतना बड़ा हो गया है कि वो इनको डस गया, इनके पूरे परिवार को डस गया। आज पूरा परिवार जेल में जाने की तैयारी में खड़ा है और ये खुद नहीं बच पा रहे हैं, आवाम को कैसे बचाएं? तो आप मानते हैं इस बात को कि जो जिस चीज से आजम खान डरा रहे थे और उस चीज से आजम खान को ही डरा दिया गया? मैं चाहूंगा कि मेरे साथी जो हैं वो मेरे बोलते मैं ये चाहूंगा कि नहीं, अगर ये डिबेट करने का कोई तरीका नहीं है, मैं अगर ऐसा है तो मैं बोलना बंद कर देता हूं। बात कर लेते हैं, ये आपका भी रिएक्शन लेंगे। अगर ये आजम खान को कह रहे हैं कि खत्म किया, तो हमने यहाँ पर नवाबों की गुलामी को भी खत्म कर दिया, हमने यहाँ कांग्रेस को भी खत्म कर दिया। यहाँ है कौन? कोई नहीं है, कोई नहीं है टक्कर पे। ये तो भाई जो बात कर रहे हैं ये तो उन्हें मुद्दा बना रहे हैं। वो तो जो जैसे सांप को निकल जाता है लकीर को पिटते हैं। अब ये देखिए कि हमने भाजपा खत्म कर दिया। भाजपा ही भाजपा है, सब खत्म। इस पे बात करिए इनसे कि कांग्रेस कैसे खत्म हो गई। जी ये कह रहे हैं, इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी, भाजपा खत्म। मैं कांग्रेस का, मैंने आपका, मैं एक लेवल लीडर हूं ना, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं ना, कांग्रेस का 2 आने का मेंबर हूं। मैं कांग्रेस का जहन तो रखते हैं, कांग्रेस का जहन है इनका। नहीं, वो कह रहे हैं मैं मजदूरों की लीडरशिप करता हूँ। नहीं, ये कांग्रेसी हैं और सब पूरा रामपुर जिला जानता है, बल्कि उत्तर प्रदेश और देश जानता है। आइए निजामी साहब से पूछ लेते हैं। बताइए। मैं ये कह रहा था कि जो 40 साल से आजम खान कहते गए कि साहब मुझे वोट दे दो, आवाम वोट इनको देता चला गया, उसके बाद आज ये सोचने की विषय आवाम के सामने है कि उन्हें उनका भविष्य क्या हो। उन्हें सोचना पड़ेगा और एक नया रास्ता सबको मिल बैठ के बनाना पड़ेगा। और जो इन्होंने अभी बात देखो कह दी ना कि हमने विपक्ष खत्म कर दिया, तो इनकी जो है वो चीजों को तहस नहस करने की मानसिकता है। ये बात स्पष्ट हो रही है कि मेरे साथी ने और हम आप कह रहे थे उस बात पे उसमें मोहर लगा दी, बिल्कुल मोहर लगा दी। ये सब चीजों को नेस्तनाबूद कर दो। यही बात आजम खां कहते थे कि मैं नूर महल की ईंट से ईंट बजा दूंगा। हमारी जो लड़ाई है, हम जो विचारधारा रखते हैं, वो हमारी विचारधारा यह है कि मेरे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मेरी व्यक्तिगत किसी से कोई रंजिश नहीं है। जो भी हमारे गले मिलेगा हम उसके साथ गले मिलेंगे। मजबूरी है इनकी, ये कांग्रेसी है, इनकी मजबूरी है कि इनकी सरपरस्ती खत्म। और आपकी मजबूरी क्या? भाजपा? हमारी मजबूरी नहीं है, बल्कि हम लोग जो है, हमारी मजबूरी कांग्रेस है, आपकी भाजपा है? नहीं, हमारी भाजपा बिल्कुल है, हमारी भाजपा ताकत है, मजबूरी नहीं है। हो सकती है ना, आप ताकत कर रहे हैं, मजबूरी ना, मजबूरी नहीं हो सकती। कोई विपक्ष है ही नहीं।
कहाँ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ जाएंगे? आज जो था वो नूर महल की कांग्रेस खत्म बता रहे हैं, बसपा खत्म, ईंट बजाते थे। मुझे कांग्रेस भी खत्म खुशी है कि अब भाजपा ही भाजपा है। अब ईंट का भी भाजपा मजबूरी रोड़ा है कर दिया। मान लें हम। नहीं, भाजपा मजबूरी नहीं है, भाजपा जरूरी है, मजबूरी है। जरूरी है, मजबूरी है, भाजपा जरूरी है, मजबूरी नहीं है, भाजपा जरूरी है, मजबूरी नहीं है। ना मजबूरी नहीं है। क्या विकल्प है इसके अलावा आपके पास? हमारे पास देखें, जब गलत नियत गलत नीति होती है, गलत आवाज उठाते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल आवाज उठाते हैं। हर अगर चीज़ भाजपा के खिलाफ कोई बात होगी तो आप कहेंगे उसको? भाजपा कोई काम ऐसा करती नहीं है जो गलत हो। हम लोग तो मतलब ये मानिए कि हम लोग सोची समझी हुई और बिल्कुल सही सही रास्ता सही भाजपा में किसी को आवाज उठाने की कोई अनुमति नहीं है। वहां सिर्फ मोदी जी और अमित शाह दो लोग ऐसे हैं कि उनकी निशानदेही पे काम चलेगा। गुजरात की सरकार दिल्ली से चलती है। उत्तर प्रदेश के योगी जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि कम से कम अभी उन्होंने अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखा है। आगे देखिए क्या होता है। आइए हमारे साथ निजामी साहब हैं, परवीन निजामी साहब, उनसे पूछ लेते हैं जी। जिस तरीके से वादे हुए हैं तो लगता है कि ये वादे इन 4.5 साल में पूरे हो पाएंगे आकाश जी के? देखिए, अभी तो जैसे उमेश जी ने कहा था, अभी नए नए बने हैं, हमें अभी इनकी एकदम परीक्षा नहीं लेना चाहिए, उनको समय लेना चाहिए। परीक्षा नहीं, लेकिन उम्मीद तो है, उम्मीद पे तो जीते हैं। लेकिन देखिए, अगर 8 साल से भाजपा की तो सरकार है और यहाँ पे भी अगर चलिए, यहाँ एमएलए नहीं थे, बिलासपुर में एमएलए थे, शाहबाद में एमएलए थे, कितना विकास बिलासपुर में हो गया, कितना रोजगार मिल गया। दूसरी बात मैं बता दूं, जैसे उमेश जी ने कही, देखिए हमारे देश की खूबसूरती यह है इस लोकतंत्र की कि इसमें एक सत्ता पक्ष होता है कि विपक्ष होता है, और सत्ता पक्ष का ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो देश हित में नीतियाँ बनाएगा, और विपक्ष का ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि अगर उसको लगता है कि सत्ता पक्ष अगर उसकी कोई नीति देश हित में नहीं है तो वो लोकतांत्रिक तरीके से उसका विरोध करता है। अगर आप विपक्ष ही खत्म कर देंगे तो फिर ये तो वो हो जाएगा, नॉर्थ कोरिया होने लगेगा। तो देश में तो विपक्ष खत्म ही दिखता है, कहाँ दिखता है विपक्ष? देखिए, मैं ये बता रहा हूँ, तो एमआईएम को भी आप समझाइए ना, जो वो हर बात पे हर मुद्दे पे हमारा विरोध करने लगते हैं। नहीं, वो तो बी पार्टी बताते हैं भाजपा की। कौन? एएमआई जो है वो तो बी पार्टी बताता है। मुबारकबाद दीजिए इन्हें, परवेज निजामी साहब को बहुत मुबारकबाद के बी टीम ने हनी को जिताया। हम आपको बहुत मुबारकबाद खड़े देते नहीं हैं। हुए थे यहाँ से। हमारी पार्टी, हमारे असद ओवैसी साहब का तो कोई कैंडिडेट ही नहीं खड़ा हुआ। एक मिनट, नहीं खड़ा नहीं किया, लेकिन कर तो सकते हैं। एक मिनट, हमारी लेट मी इन्होंने कंप्लीट। वोट दिया है कमल के फूल को। इन्होंने कमल के फूल को वोट दिया, हमारी बी टीम है। क्या कह रहे हैं? बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मुबारकबाद काय का दे रहे हैं आप? नहीं, मैं आपने ऐसी जब पार्टी वोट को वोट दे ही नहीं सकता। आपने वोट जब नहीं दिया तो यहाँ वोट डाल, हमें मुबारकबाद काय की हम नहीं लेना चाहते आपकी मुबारकबाद। लीजिए, मेरा अखलाकी फर्ज है, मैं उसको निभा रहा हूँ। भाई, मेरा अगर दुश्मन भी है, हमारे यहाँ हम स्पोर्टमैन स्पिरिट के साथ राजनीति भी करते हैं। जब मैं आपके साथ खेलूंगा, अगर मैं बॉलर हूं तो आपको आउट करने की कोशिश करूंगा, बैट्समैन हूं तो आपकी बॉल पे छक्का लगाऊंगा, लेकिन जीतने हारने के बाद आपको गले लगाऊंगा, आपको मुबारकबाद दूंगा। तो राजनीति का भी एक मूल्य होना चाहिए। लेकिन हर जगह एलबीडब्ल्यू तो खा जाते हैं। आप अंपायर जब होते हैं तो आप इस वक्त अंपायर की भूमिका में, आप खिलाड़ियों की भूमिका में नहीं है। सरकार बने अंपायर जब होंगे, जब हम सरकार में होंगे। अभी हम सरकार में आए कब हैं? अंपायर की भूमिका में जब होंगे, जब हम। दूसरी बात बताऊं आपको, देखिए अभी रामपुर में पैकिंग बदला है। अभी नमरूद और फिरौन की बात की इन्होंने। देखिए, अभी फिरौन के हाथ से पाला निकल के, हाँ, नमरूद की बात समझे, नमरूद और फिरौन की बात। हम रामपुर में अभी पैकिंग बदला है। हमें उम्मीदें हैं, हम एकदम इल्ज़ाम भी नहीं लगाएंगे, हम मौका देंगे। हम यकीनन हम विपक्ष में हैं, विपक्ष की राजनीति करेंगे देश हित के लिए। हमें अगर 1 साल तक का मौका देंगे, अगर ये इन्होंने रोजगार नहीं दिया तो फिर हम यहाँ पे लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे। जो इनके वादे हैं अगर इन्होंने पूरे नहीं किए तो यकीनन करेंगे, लेकिन अभी हम इनको समय देंगे। आइए इकबाल साहब, यहाँ पर डॉक्टर साहब हैं, अजीम इकबाल, उनसे पूछ लेते हैं। अजीम नकवी साहब, उनसे पूछ लेते हैं। जी, मेरे भाई परवेज़ निज़ामी साहब जो अभी बात कह रहे थे कि टाइम देंगे और विरोध करेंगे। हमारी सरकार जब से चल रही है तब से, चाहे यहाँ पर विधायक कोई भी हो, योजनाएं सारी वही चल रही थी। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास चल रहा था। सबको राशन एक सा मिल रहा था, आवासीय योजना एक सी चल रही थी। जो लोगों के, गरीबों के, उसमें आपको जान के बड़ी, रोजगार तो नहीं मिल पाया ना रामपुर। आप मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। जितने लोग बेघर थे, जिनके छोटे छोटे से मकान थे, मकान टूटे हुए थे, वो हमारी योजनाओं के तहत, हमारी सरकार की योजनाओं के तहत ही बने। उसमें ये कोई भेदभाव नहीं किया गया कि ये साहब हमारे विधायक नहीं है, इन्होंने हमारे लोगों ने वोट नहीं दिया। तब तो योजना हमारी सरकार की एक सी चल रही थी सारी लोगों की। और आगे भी जो योजनाएं उत्तर प्रदेश और देश की आएंगी वो सबके लिए आएंगी। हम सबको एक सी निगाह में देखते हैं। अब तो विधायक आपका है, क्या उम्मीदें हैं, पूरी हो पाएंगी 5 साल में? अरे अभी आप टाइम तो दीजिए, योजनाबद्ध तरीके से सारे काम होंगे। लोगों ने तो विश्वास कर लिया ना, महज 15 दिन में विश्वास कर लिया और आप टाइम मांग रहे हैं। अरे तो उसके लिए एक प्रैक्टिकल होता है, वर्क होता है। ऐसे थोड़ी ना होता है कि अभी एकदम तो हवा में कह दिया क्या? नहीं, हवा में कह दिया। नहीं, वो ब्लूप्रिंट बनाया होगा, बिल्कुल तैयार। ऐसे रोजगार देंगे। सारी रामपुर की जनता है
उसने यही सोचकर आपको वोट दिया है कि रामपुर में भाजपा की सरकार प्रत्याशी जाएगा, जीत के भाजपा सरकार, रोजगार मिलेगा। आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि रामपुर में 40 साल से जो विधायक थे उन साहब ने जितनी फैक्ट्रीज थी वो सारी बंद करा दी थी। हम आपकी बात मान लेते हैं कि आजम खान ने सारी फैक्ट्री बंद करा दी, तो क्या भाजपा अब फैक्ट्री लगा देगी बहुत जल्द? नहीं, फैक्ट्री चलाने की पूरी कोशिश करी जाएगी। चलाने की कोशिश, रोजगार की आस रखें अभी। बिल्कुल रखें, जब तक चाहे पूरी हो या ना हो वो अलग बात है। पूरा क्यों नहीं पूरा होगा? जब हमारे नेतृत्व आदरणीय योगी जी हमारे यहाँ रामपुर आकर कह के गए हैं, तो हम उन पे विश्वास तो करें। हम आपकी बात मान लेते हैं कि रामपुर के लोगों को रोजगार मिलेगा, हम आपकी बात से सहमत हैं। हम इस पे एक रिएक्शन ले लेते हैं हमारे एजाज साहब का। एक आरोप आदरणीय दुबे जी ने लगाया था, उनका कहना था कि जो उस सवाल का हाँ उसका जवाब मैं दे दूं कि संघ के खुद अपने संगठन होते हैं, स्वदेशी जागरण मंच है और भारतीय मजदूर संघ है, ये आर्थिक नीतियों पर काम करते हैं और ये भाजपा की सरकारों का विरोध कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आग बंद करके बैठे रहते हैं। कोई भी चीज़ हो, जब जो उसकी FDI बढ़ाने की बात हुई थी, जब बीमा की, तो उसके वक्त इन संघ के संगठनों ने विरोध किया था। तो ये इनडायरेक्टली ये कहना कि अंबानी अडानी का नाम लिए बगैर कहना कि घोर पूंजीवाद यानी क्रोनिक कैपिटलिज्म की तरफ इशारा करना, तो क्रोनिक कैपिटलिज्म को नियंत्रण करने के लिए संघ के अपने खुद अंग हैं जो वो इस पे नज़र रखते हैं, उस पर प्रयास करते हैं। दूसरी बात है कि दूसरा कटाक्ष जो था वो ये नोटबंदी को लेकर कहा जाता है और इनडायरेक्टली किया गया कि सब कुछ सही चल रहा था, छोटे कैश वाले थे। नोटबंदी क्यों हुई? नोटबंदी इसलिए हुई कि खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट थी कि हमारी जो शत्रु देश हैं उन्होंने हमारी करेंसी को कमज़ोर किया हुआ है। सुनिए, एक मामूली से एक यहूदी ने ये मलेशिया की पूरी इकोनॉमी को गलत कर दिया था। पूरी मलेशिया की हाई कोर्ट के अंदर जवाब, सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं दे पाई। एक यहूदी ने मलेशिया की अर्थव्यवस्था को गिरा दिया था, तुर्की की अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी। इन कांग्रेसियों को सिवाय रोने के अलावा कुछ नहीं है। गुजरात में सहकारी बैंक गुजरात का धन सफेद करने के लिए वो सारा नोटबंदी की गई, भ्रष्टाचार की कांग्रेस ने भ्रष्टाचार पैदा किया। भ्रष्टाचार की वजह से ही राजीव गांधी को जाना पड़ा। अगर ये भ्रष्टाचारी नहीं होते, अरे आप जाइए, आप जनता को समझाइए। जनता ने आपको नकार दिया है, आपका भ्रष्टाचार अस्वीकार्य है। बीजेपी आ गई। हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। जिस तरीके से आप लोग एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, ये अपनी अपनी पार्टियों के आरोप हैं, लेकिन हमारे पास एक नया टॉपिक है कि आज कई राज्यों के चुनाव, 3 राज्यों के चुनाव हुए, जिसमें उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी हुआ। लेकिन जिस तरीके से गुजरात में बीजेपी दोबारा से वापसी कर गई, हिमाचल में बीजेपी नहीं आई, कांग्रेस आ रही है, और दिल्ली में MCD आम आदमी पार्टी जो है अब MCD पे भी काबिज हो गई है। जहाँ से सरकार चलती है, जहाँ से भारत चलता है, वो सरकार, वो मंत्री, वो नेता, वो अपने पार्टी के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, और वो अपने जहाँ रहते हैं, दिल्ली में जिस जगह रहते हैं, वहाँ की MCD की सीट नहीं बचा पाए, MCD नहीं जीत पाए। बाकी राज्यों में तो अपनी वो पकड़ मजबूत कर रहे हैं, लेकिन MCD जैसी जगह जो दिल्ली में ही थी वो नहीं जीत पाए। इसको लेके क्या कहते हैं आप? देखें, भारतीय जनता पार्टी सत्यता पर आधारित होती है और हमारी सत्यता थी कि 155 सीट गुजरात में हमने जीती। हमने का मतलब, मैं भाजपा समर्थक हूँ, भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ। अब रह जाती है झूठ। जहाँ झूठ का पुलंदा खुला, जहाँ झूठ का पुलंदा चला, तो वो हिमाचल और MCD दिल्ली होता मतलब है। आप कह रहे हैं जो जीत गए वो सच है, जो हार गए वो झूठ है? लाजमी सी बात है कि इतना बड़ा झूठ केजरीवाल और हिमाचल के जो कांग्रेसी हैं बोलते हैं, और कोई विकास भाजपा नहीं बोलती झूठ इतना बड़ा। नहीं, भाजपा हमेशा 15 लाख खाते में आएंगे, आज तक तो नहीं आए। आज भाजपा ने जो शांति दी है, अमन चैन भाईचारा दिया है, और जो घर दिए हैं, इलाज दिया है, वो तो हर गरीब तक। रिएक्शन लेते हैं दुबे जी का। जी, इन्होंने कहा कि भाजपा जो है, अरे साहब, बादल होने पर रडार काम नहीं करता। गुरु नानक ने और कबीर ने और उन सब ने बैठ के साथ में चाय पी थी, जो 100 साल बाद पैदा हुए थे। तो बीजेपी की बातों में, और हमारे फरहत भाई बहुत अच्छे ढंग से बीजेपी ने और जिनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है,
उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इन पे बहुत अच्छा रंग चढ़ा दिया। मैं तो तारीफ करूंगा इनकी कि ये वो जितना रंग उतर नहीं रहा है। अरे इतना अच्छा रंग चढ़ाया है कि इनके ऊपर से वो रंग नहीं चढ़ रहा, ये चारों तरफ से लिपट गए हैं उस रंग से। लेकिन ये कांग्रेस के रंगीन स्विमिंग पूल में रंगे हुए रंगीन स्विमिंग पूल में डाइव करके आ रहे हैं, गोता लगा के। आपका सम्मान करते हुए मैं आपका सम्मान करते हुए आप जब भी बोलते हैं मैं बिल्कुल देखिए, हमारा मकसद, अब हम आगे भी जा रहे हैं, डिबेट को आगे बढ़ा रहे हैं कि ये चुनाव को लेकर बताइए। मेरा चुनाव, देखिए एक बात आप सोच लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए कि देश की जनता वहाँ जो विक्ट्री मिली है काबिल तारीफ है, और हम ये कह रहे हैं कि उस डिबेट को, उस मतलब जीत को अप्रिशिएट करना चाहिए, हम भी मुबारकबाद देते हैं। लेकिन एक चीज़ देखनी है कि वहाँ पे जो जीत मिली है वो मोदी जी के जो रहनुमाई थी, अस्तित्व था उनका वहाँ पे खतरे में था कि उनके अस्तित्व की जीत है, मोदी जी की जीत है, ये संगठन की, बीजेपी की जीत नहीं है। अब जो हिमाचल में हार हुई है, मोदी जी ने कहा था आप एक वोट दोगे वो मेरे खाते में आएगा। उन्होंने अपने विधायकों से कहा कि आप बैठ, जो विरोध भी हुआ था, विरोध भी हुआ था, उनसे कहा कि बैठ जाइए। तो जिनके कहने से यूक्रेन में युद्ध रुक जाता है, उनके कहने से विधायक नहीं बैठ पाया, उनकी पार्टी का जो तो उनके फोन से विधायक नहीं बैठ रहा है, लेकिन यूक्रेन में मोदी रुक जाता है, रुक जाते हैं। इनके लिए मुबारकबाद है इस बात की। एमसीडी नहीं जीत पाया। एमसीडी की बात यह है कि एमसीडी देखिए एक गिफ्ट रिटर्न है। ये जो आम आदमी पार्टी को वहां जाना और उन सीटों पर प्रचार प्रसार करना जिन सीटों पर कांग्रेस का मुकाबला था बीजेपी से, और जब सीट आई वो एरिया आया जहां 50-50 हजार से मोदी जी जीते थे पिछली बार भी, उन सीटों का आया तो उन्होंने कहा अब आप जाके एमसीडी संभालिए। तो उन्होंने, एक बच्चा होता है ना, हम जब बर्थडे में बच्चों को बुलाते हैं तो उनको आते हैं तो उनको हम जाते समय कुछ गिफ्ट देते हैं, तो मोदी जी ने वो रिटर्न गिफ्ट जो है वो केजरीवाल जी को दिया है। तो मानते हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा है, सेटिंग से लड़ा है। देखिए तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। देखिए साहब, ये आरोप मैं थोड़ी लगा रहा हूँ, ये जनमानस की बात है। मैं एक आम नागरिक हूँ और जो मैं देख रहा हूँ मैं आपको वो बात कह रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि आप देखिए, उमेश दुबे जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कांग्रेस जहन से आपके कांग्रेस झलक रही है। आइए निजामी साहब से भी मेरी एक बात, ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा लेके निकले हैं, लेकिन पूरा देश कह रहा है कांग्रेस छोड़ो यात्रा है। अब चलिए इस पर अभी बाद में बात करते हैं, पहले हम चुनाव की बात करते हैं। अभी फरज भाई ने कहा कि भाजपा बड़ी ईमानदार है। यहाँ का इलेक्शन हमें गुजरात का तो नहीं मालूम, लेकिन गुजरात का भी खैर मालूम है। वहाँ पे जो बी टीम थी आपने देख लिया, हमें इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन वहाँ पे आम आदमी पार्टी ने बी टीम साबित किया। हमारे सिर्फ 13 विधायक लड़े थे 182 सीट्स पे, 169 पे आम आदमी लड़े, और वहाँ हम लड़े थे जहाँ हमारे कारपोरेटर पहले से जीत चुके थे, यानी हमारा कोई बेस था वहाँ पे। हमने एमसीडी दे दी इन्होंने। अब सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको, भाजपा को ईमानदार देखिए। यहाँ का आप चुनाव देख रहे हैं, चुनाव जिसका जीता वो सिकंदर हो गया। चुनाव आयोग से शिकायत भी हम कर रहे हैं। यहाँ का इलेक्शन आपको पता, बच्चा जानता है इलेक्शन कैसे जीता गया। लोकतंत्र की बिल्कुल हत्या हुई है। विपक्ष तो आरोप लगाता है, नहीं, बार लगाता है। मैं खुद वोट डालने गया हूँ, मैं जागरूक मतदाता हूँ। 3 बार अटेम्प्ट में मुझसे पुलिस ने बदतमीजी की है। एक बार मैं शायद कोई, मेरा भाई नहीं गया डर के, बहुत मेरा भाई जरा सुलझे हुए जहन का है, मैं थोड़ा संघर्ष वाला मिजाज का हूँ। पहली बार गया, पुलिस ने मुझे बदतमीजी की, मैंने कहा भाई आप जरा तमीज से तो बात कीजिए। दूसरे रास्ते से गया मैं वोट डालने के लिए। इस बात को छोड़ देते हैं, हम उस बात की कर रहे हैं कि जो नहीं, ये जो कह रहे हैं ना जीते हैं, ये जीत भी नहीं हुई है, माफ करना, अब ये जीत हो गई है। आपको जब सर्टिफिकेट मिल गया, निर्वाचन आयोग ने सर्टिफिकेट दे दिया, तो आपको मानना करूंगा, एक्सपोज तो करूं। ये जीत देखिए, जीत अगर ईमानदारी से होती, फेयर होती, लेकिन हमें ये बताना तो पड़े। देखिए ये क्यों कर रहा हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट बात को कहना क्यों जरूरी है, इससे लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। मैं अब कल को चेयरमैन का चुनाव लड़ने की सोच रहा हूं, लेकिन डर रहा हूं कि अगर इस तरह का इलेक्शन होगा तो मैं चेयरमैन में लड़ूं या नहीं। मेरी आस्था लोकतंत्र में कमजोर हो रही है। मेरे साथ साथ और लोग भाजपा ज्वाइन कर लीजिए। नहीं, क्यों कर लीजिए ऐसे। देखिए मैं भाजपा ज्वाइन करूंगा जिस दिन भाजपा अंकिता और बिल्किस बानो के बलात्कारियों का सम्मान करना छोड़ देगी। मेरा किसी से भाई, क्या मुलायम सिंह यादव पे हमने विश्वास किया था, क्या वो हम हमारे धर्म के, हम तो सब पे, लेकिन हम ये चाहते हैं ये देश जब तक निजाम अदल यहाँ पे सही नहीं होगा, जब तक निजाम अमन कायम नहीं हो सकता। चलिए नकवी साहब से पूछ लेते हैं कि चुनाव को लेकर जी 3 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आए हैं, उसको लेकर क्या इसमें हमारी जो गुजरात में विक्ट्री हुई है, उसमें वाकई में हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका जादू चला, उनका मैजिक चला। लोगों की हिमाचल में तो नहीं चला, देखिए जहां पर दिल्ली में तो नहीं चला, उन्होंने फोकस किया था, उन्होंने गुजरात को, दिल्ली फोकस नहीं किया, हिमाचल फोकस नहीं किया। हिमाचल और दिल्ली में दूसरे लोगों को लगाया गया। क्यों? लेकिन जहां प्रधानमंत्री देश के हैं,
गुजरात मेरी- के ही मेरी हैं। बात तो आप पूरी होने नहीं देंगे। आप अपने जब सवाल बोलिए। पहले आप सवाल ही कर लीजिए सारे। हम तो पूछ रहे हैं ना आपसे, तो आप जवाब तो देने दीजिए। जहां पर हमें ये लग रहा था कि गुजरात में लोगों में कुछ ज़्यादा नाराज़गी है, वहां हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उन्होंने खुद जाकर भागदौड़ संभाली और उसका रिजल्ट आज देख लीजिए। बाकी जहां हिमाचल और एमसीडी वहाँ नहीं संभाल पाए। नहीं, वहां पर दूसरे लोगों को लगाया था, कुछ कमियां रही होंगी, उस पर विचार करेगी संसद में। प्रधानमंत्री जी के नाम पर तो पूरे देश में वोट पड़ा था। तो आज भी उनकी लोग नहीं मानते लोग क्या? वैसी है उनकी अब नहीं मान रहे क्या लोग? उसका नतीजा तो रामपुर है। प्रधानमंत्री जी की लोग जीत गए तो प्रधानमंत्री जी हैं, हार गए तो हमारे प्रधानमंत्री ने देखा नहीं था। नहीं, वहाँ ये कब दूसरे लोग लगे ये हुए आप थे। कमियों को कब सुधारेंगे अपनी? नहीं, हमारी अगर हार है तो मानिए, जीते हैं तो मानिए। नहीं, हम और मान ये तो नहीं रहे है कि हार गए तो प्रधानमंत्री जी की है, जीत गए तो प्रधानमंत्री जी की, और हार गए तो हमने ध्यान नहीं दिया था। देखिए, दिल्ली का जो चुनाव एमसीडी का रहा है वो बहुत ज्यादा अंतर से नहीं रहा, वो बहुत मैं कह रहा हूँ चाहे 10 वोटों से रहा, आप हार हारे हम स्वीकार कर रहे हैं। हमारे लेकिन आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं हम तो फिर भी जीत गए। अब वो उनसे बात करिएगा। लेकिन चलिए, अब हमारे साथ एजाज साहब हैं, पत्रकार हैं, उनसे पूछ लेते हैं इन 3 राज्यों के चुनाव को लेकर। ऐसा है कि एमसीडी की जो स्थिति है उसके बारे में रामपुर के आदमियों को नहीं पता होता है। एमसीडी में एक ढांचागत परिवर्तन किया गया था, उसके 3 टुकड़े कर दिए गए थे। फिर 3 टुकड़े करा के पिछली बार इलेक्शन कराया गया था। इस बार फिर 3 टुकड़ों को वापस करके उसको इकट्ठा कर दिया गया। जब इकट्ठा कर दिया गया तो उसमें स्वाभाविक था कि उस बार कुछ जो कम्युनिकेशन मिसमैनेजमेंट हुआ जिसकी वजह से भाजपा को नुकसान हुआ। तो ये एक ढांचागत परिवर्तन था, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर था कि पहले 3 टुकड़े गए नगर पालिका के, फिर 3 टुकड़ों को मिला दिया गया कि काम सही नहीं चल रहा था। पहले सोचा गया अगर काम को बांट देंगे, 3 टुकड़े कर देंगे तो विकेंद्रीकरण हो जाएगा, लेकिन वो असफल रहा तो दोबारा से केंद्रीयकरण किया गया और उससे मिसमैनेजमेंट हो गया। जहाँ तक गुजरात की बात है तो गुजरात में आम आदमी ने 13% वोट खाया, जिससे कांग्रेस 40 पे पहुंच गई थी। कि गुजरात में भाजपा को हराने के लिए आपको 50% के ऊपर वोट लाना पड़ेगा। भाजपा का वहाँ संगठन बहुत ज़्यादा मजबूत है। पिछली बार अगर कांग्रेस कामयाब हुई तो उसकी वजह यह थी कि जो पटेल, जो किसान हैं, पटेल एक सबसे बड़ी जाति है वहाँ की, जो लगभग 15 से 17% वोट रखते हैं, वो नाराज़ थे। उनकी परवीन तोगड़िया भी पटेल थे, उनकी नाराज़गी की वजह से वो उसका बड़ी संख्या में जो वोट था उनका वोट बढ़ गया था, जिससे भाजपा का वोट बैंक थोड़ा सा कम हो गया था, कांग्रेस को मिल गया था, तो ये फ़ायदा हुआ था। हिमाचल की बात है तो हिमाचल में 3P का मुद्दा था, वो तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो वहाँ पे अब दूसरे सरकार बदलती रहती है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी होता है, वो टेस्ट हो रहते हैं। और दूसरे सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल और उत्तराखंड ये 2 राज्य हैं जो सवर्ण बहुल हैं। बाकी दूसरे राज्य भारत में सवर्ण बहुल नहीं है, लेकिन हिमाचल और उत्तराखंड ये यहाँ पे सत्ता ठाकुरों और ब्राह्मणों के बीच में दोनों प्रदेशों में घूमती रहती है। हिमाचल में ठाकुर ज़्यादा पावरफुल होते हैं और उत्तराखंड में ब्राह्मण ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो ये इन 2 उत्तराखंड और हिमाचल के चुनावों को देश के चुनाव से नहीं देखना चाहिए। वहाँ की एक स्थानीय राजनीति होती है, वो प्रभावित होती है। चलिए, इस बार हम अब बात कर लेते हैं, क्योंकि निकाय चुनाव का डंका बजने वाला है। 3 राज्यों के चुनाव हो गए हैं और यूपी में उपचुनाव भी हो गया है, जिसमें 2 सीटों पर, एक पर समाजवादी जीती है और एक समाजवादी का सहयोगी दल जो गठबंधन से था आरएलडी, उसका प्रत्याशी जीता है, और रामपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते। तो इस बार जो चुनाव है, अब जो चुनाव आ रहा है नगर पालिका का, उसको क्या लगता है कि जो हालात बने हैं इस बार 3 सीटों पर, उसको लेकर क्या लोग चुनाव लड़ने का मन बनाएंगे इस निकाय में? बिल्कुल तैयारी है सब लोग निकाय चुनाव के लिए। और जैसे हमने रामपुर में चुनाव जीते हैं, पूरे देश में ऐसा ही होगा, सारी हमारी ऐसा ही होगा, वेल प्लान्ड, जैसे रामपुर में हुआ। बिल्कुल वेल प्लान्ड। वो हिंदू मुसलमान चुनाव नहीं, सही प्लान के तहत चुनाव होगा। मतलब जो प्लान रामपुर में हो वही प्लान सब जगह होगा। आप लोग जानते हैं कि रामपुर में बुद्धिजीवी लोग रहते हैं। नहीं होगा तो क्या मुसलमानों को ये दे रहे हैं आपकी बात? लो। यहाँ क्या ये मुसलमान को सीट देंगे? भाजपा बड़ी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। यहाँ 4 साल से 5 बार चुनाव लड़ाने वाला डॉक्टर तनवीर जो नेता था उसको आपने कार्यकर्ता बना दिया। क्या ये बताओ, आजम खान ने किसी हिंदू को टिकट दिया? हाँ, क्यों नहीं दिया? कहीं नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। आप मुसलमान को टिकट घनश्याम लोधी को एमएलसी बनाया ना, एमएलसी। अच्छा, एक सेकंड, तो मोहसिन रजा को क्या एमएलसी नहीं बनाया? सवाल जो पूछा, एक सेकंड, आपने जो सवाल पूछा इनसे, वो ये पूछा कि चुनाव कैसे कराएंगे, तो मैं ये कह रहा हूँ क्या ये चुनाव आयोग हो गए? नहीं, तो कह रहे हैं ऐसे कराएंगे। हाँ, तो फिर जैसे रामपुर में तो हुआ। बात ही खत्म है। ऐसी अब चुनाव नहीं कराने की जरूरत है, ये चुनाव आयोग भी यही है।
देखो कितनी आप भी चुनाव आयोग हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें करते देखें, हैं। जो डिसिप्लिन होता है, अनुशासित होता है, संयम रखता है, सहनशीलता सबको होती है, सर्टिफिकेट बांटते वही हैं। वही लोग सब चुनाव कराने आयोग की भी होते कोई हैं जरूरत नहीं है। और वोटर भी चुनाव होते हैं। आयोग कराने की जरूरत नहीं, एक संवैधानिक संस्था को ये कह रहा है, अब वो काम भी हम कराएंगे। तो अब तो बात ही खत्म हो जाती है। मानने के अब तो- निकाय चुनाव नहीं, निकाय चुनाव को सीधे बुलाएं, बीजेपी कार्यालय में सबको बुलाएं और सबको सर्टिफिकेट दे दें कि आप इस दे बार के, दिया। आप इस बार के, सबको सर्टिफिकेट दे दिया। नगर पालिका यहाँ से हर सीट हम जीतेंगे, ये हमारा अगर certificate- डीएम साहब इसका संज्ञान लें और इनके खिलाफ मुकदमा कायम करें। बिल्कुल, बात करते हैं यहाँ पे निजामी साहब। हमारे हौसले हैं, हम वोट से जीतेंगे। वो कह रहे हैं कि आप चुनाव आपने कह दी सबको हम सर्टिफिकेट देंगे। देखें, बिल्कुल हम चुनाव आयोग भी आप हो गए अब तो। हमारे जिला अधिकारी महोदय थे, जैसे इन्होंने कहा संज्ञान लें, बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए। हमारे हौसले बहुत बुलंद हैं, हम डरते नहीं हैं। सीट जीतेंगे। क्यों लेकिन लगे चुनाव है, चुनाव हो ले भाई। एक बात बताइए, ये आपने पत्रकार बुलाए, ये आरएसएस के प्रचारक बुलाए? मुझे तो इनकी बातों में ये लगता है आरएसएस के प्रचारक से पकड़ पकड़ के लाए हैं। ये आतंकवादी है, ये आतंकवादी है, ये फंडामेंटलिस्ट है, ये देवबंद का प्रचारक है, ये देवबंद की कट्टर प्रचारक मुझे लग रहा है। ये अभी तक कितनी बात कर रहे हैं। अरे आपने ये भी भाजपा, ये आरएसएस प्रचारक हम लोगों को क्या, हम लोगों को बोलने का मौका भी नहीं देते। ये हम लोगों को बोलने का मौका भी नहीं देते। अरे आरएसएस के प्रचारक है तो साफ कहिए आरएसएस के प्रचारक है। डर किस बात का है आपको? आपको एक्सपोज कर रहा हूं मैं। आप आरएसएस के प्रचारक हैं। आप अगर आरएसएस के प्रचारक हैं तो खुलकर कहिए आप आरएसएस। अरे डर क्यों रहे हैं आप? अब डर क्यों रहे आप आरएसएस के प्रचारक? आप अगर आरएसएस के प्रचारक तो खुलकर कहिए। कट्टरपंथी, ये तबलीगी जमात जैसे कट्टरपंथी संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये राजनीतिक इन्होंने लबादा ओढ़ रखा है, ये आतंकवाद अलगाववाद फैला रहे हैं, ये समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। हम ओवैसी वाले हैं जो संविधान की बात करती है, देश में संविधान का राज लाना चाहती है। अगर उसको ये आतंकवाद कहते हैं, हम ओवैसी वाले हैं, संविधान वाले हैं। जय भीम, जय मीम वाले। निकाय चुनाव को लेकर क्या कहना है? बिल्कुल निकाय चुनाव हो, लेकिन फेयर हो। इस तरह के चुनाव ना हो। हम ये चाहते हैं लगे जनता को कि हम वोट देने जा रहे हैं, हमारे मत का अधिकार हो रहा है, हमें मिल रहा है। ऐसा ना हो कि 200 मीटर पर पुलिस खड़ी हो, हमें पर्ची पूछे, वहीं फाड़ के फेंक दे, आधार कार्ड फाड़ के फेंक दे। चुनाव लगना चाहिए। लोकतंत्र की हत्या अराजकता की तरफ देश को ले जाएगी। नई नस्ल इससे आस्था खो बैठेगी। देश जाएगा कहाँ पे? चलिए हम यहाँ पर अपने पत्रकार साथी हैं एजाज साहब, उनसे पूछ लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगा, जो सर्टिफिकेट की बात हो रही थी उसको हिंदी में कहते हैं प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र होता है, बहुत तरीके का होता है। अगर शब्द ये उपयोग करते हैं कि चुनाव जीतने का, अमुक चुनाव, उसमें भी चुनाव की होना चाहिए कि अमुक चुनाव जीतने का, तो वो गैर संवैधानिक बात होती है। अन्यथा प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट तो कोई बड़ी बात नहीं होती। आप भी मुझे दे सकते हैं एक अच्छे पत्रकार का सर्टिफिकेट। दूसरी बात ये, हमेशा हम लोग ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, और एक दूसरे पर पार्टियां आरोप लगाती हैं कि उसकी बी पार्टी है। हम ये कहते हैं कि कांग्रेस ने शिवसेना को अपने साथ ले लिया, जो उसकी भाजपा की बी पार्टी थी। उस सब के बावजूद का अगर आप नहीं जीत पा रहे हैं तो ये बी और सी पार्टियों को छोड़ दीजिए, आप अपने संगठन को मजबूत करिए, अपनी पार्टी को मजबूत करिए। तीसरी बात यह है कि जो ये पार्टियों ने एक नई संस्कृति बना ली है कि आप हमें डबल और ट्रिपल इंजन दोगे तो हम विकास करेंगे। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। नगर पालिका में अगर किसी छोटी पार्टी की भी सरकार है तो उसको विकास करके दिखाना चाहिए। ये नहीं हो, अगर किसी नगर पालिका में केंद्र में एक पार्टी सरकार है, जैसे पहले दिल्ली में था, तो वो हमेशा बहाना बनाते थे कि साहब केंद्र सरकार रोड हटा रही है, तो प्रदेश वाले को अपना कार्यशैली से उसका विकास करना चाहिए। ये बहाना नहीं बनाना चाहिए डबल और ट्रिपल सरकार। ये गलत है, ये इस तरह ये बिल्कुल गलत है। ये गलत संस्कृति है। जहां आप चुनाव मत लड़िए, जब आपको पता केंद्र में दूसरी पार्टी की सरकार है या प्रदेश में दूसरी पार्टी की सरकार, तो मत लड़िए अगर आप विकास नहीं कर सकते। आप बहुत से ऐसी चीज़ें होते हैं, आप अपनी पारदर्शिता ला के आप एक अच्छा एक्शन से अपने एक अच्छा परिणाम दे सकते हैं। उसके लिए आपको ये बहाना नहीं बनाना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ बुद्धिजीवी लोग जिन्होंने बताया कि रामपुर में जो चुनाव जीत के आए हैं आकाश हनी सक्सेना, वो भारतीय जनता पार्टी में वहाँ विधानसभा में जाकर रामपुर का विकास तो करेंगे, लेकिन उन्हें कुछ समय चाहिए। अब देखना होगा जिस भरोसे में रामपुर की जनता ने उनको अपना मत दिया है और उनको जिताकर, भारी मतों से जिताकर विधानसभा भेजा है, तो वो रामपुर के लिए कितने विकास के संसाधन उपलब्ध करा पाएंगे। साथ ही लोगों का कहना है कि जो निकाय चुनाव आ रहे हैं उसमें इस तरह का माहौल ना बनाया जाए जिससे कि लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार खतरे में पड़ जाए। अब देखना होगा कि सरकार और चुनाव आयोग इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया आगे के लिए रखते हैं और किस तरह के निर्देश देते हैं। सबका साथ सबका विकास के नारे पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है और ये इसी के सहारे भारतीय जनता पार्टी लगभग कई राज्यों पर, सभी राज्यों पर काबिज भी हो गई है। अब देखना होगा कि निकाय चुनाव में
क्या भूमिका भारतीय जनता पार्टी बना पाती है। राजीव वर्मा, रामपुर।